हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक है। इसमें 500 क्वेश्चंस का हमारे पास कलेक्शन है, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चंस का एक एक करके सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इज इनिशिएटेड बाय। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किनके द्वारा इनिशिएट किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इंदिरा गांधी और माधव गढ़गिल। तो इसका करेक्ट आंसर है मेधा पाटेकर। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सलीम अली, यानी ऑटोबायोग्राफी जो है डॉक्टर सलीम अली जी का, उनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, उस बुक का क्या नाम है। तो फॉल ऑफ ए स्पैरो, क्योंकि जो डॉक्टर सलीम अली थे ये बर्ड्स लवर थे। ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है कि फॉल ऑफ ए स्पैरो ये इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है। फिर है BNHS इज लोकेटेड इन, यानी BNHS जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। और BNHS जो है ये क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी, ये मुंबई में है। ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है E.O. विल्सन्स बुक विच वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी E.O. विल्सन का जो बुक है वो उन्होंने अवार्ड जीता था इस बुक के लिए। ठीक है। और वो बुक जो था किससे रिलेटेड था, एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। ठीक है। तो उसका क्या नाम था, तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड वर्ड बाय, यानी ये अर्थ जो है सभी मैन का नीड्स को पूरा करता है। ठीक है। लेकिन सभी का जो ग्रीड्स है उसको वो पूरा नहीं करता है। तो ये जो वर्ड्स है, यानी ये जो कथन है वो किनका है, तो ये जो कथन है वो गांधी जी का, यानी महात्मा गांधी जी का है। फिर है एक्सपेंड WWF, यानी WWF जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, यानी एक्सपेंड फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। फिर है इंदिरा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत मेजर रोल प्ले किए हैं। ठीक है। तो ये इंदिरा गांधी जी। ठीक है। अब ये इनका क्या है कि जितना भी हमारे कंट्री में जो भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हो गया, ठीक है, वाटर एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो जितना भी एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट है वो सारा इंदिरा गांधी जी के टाइम में ही हुआ है, यानी उनके कार्यकाल के आसपास का है। इंडिया मोस्ट फेमस एनवायरमेंट लॉयर, यानी इंडिया का सबसे फेमस एनवायरमेंटल लॉयर का क्या नाम है, तो MC मेहता। आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमारे पास 500 क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, और ये 500 क्वेश्चंस का हम एक एक करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है कि मैगजीन ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज नेम्ड एज, जो मैगजीन है बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी उनका उसका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, हॉर्नबिल। ठीक है। फिर है कि द बुक साइलेंट स्प्रिंग वाज रिटेन बाय, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है उनका ऑथर कौन है, यानी वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो रचेल कार्सन के द्वारा। ठीक है। और ये बहुत फेमस बुक है एनवायरमेंटल, जो हम साइंस पढ़ रहे हैं उसमें से ये द बुक साइलेंट स्प्रिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। यानी एनवायरमेंट का जितना भी हम इश्यूज को जान रहे हैं तो दो ये जो है रेचल कार्सन, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो हमारा कहाँ है, देहरादून में, वाइल्ड लाइफ। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सबको याद रखना, देहरादून। फिर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बिगेस्ट अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल एक्टिविटीज इन इंडिया इज गिवन इन द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल इन हुज नेम इज इट्स कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो बिगेस्ट अवार्ड मिलता है एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए हमारे इंडिया में, ठीक है, तो वो किनके नाम पे है, वो जो अवार्ड है वो किनके नाम पे है, तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर दैट कम्स डाउन ऑन अर्थ इंक्लूडिंग रेन, स्नो, हेल एक्सेट्रा इज नोन एज। जितना भी वो अर्थ, हमारे अर्थ में जो भी रेन का या वाटर का फॉर्म है, ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म है, चाहे वो रेन के फॉर्म में हो वाटर, या स्नो के, या हेल के फॉर्म में हो, तो उसको हम कलेक्टिवली क्या नाम से जानते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी स्नो, हेल, रेन, ये सारे को कलेक्टिवली हम क्या टर्म यूज करते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओशियन कवर्स डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस। हमारा जो ओशियंस है, समुद्र है, वो हमारे अर्थ का कितना परसेंटेज को कवर किया हुआ है, तो हमारे अर्थ को 71% को घेरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोर्शन ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंटल विच कैन सपोर्ट लाइफ इज नोन एज। यानी कि कौन सा जो पोर्शन है हमारे अर्थ का या हमारे एनवायरमेंट का जो लाइफ को सपोर्ट करता है, तो उसका क्या नाम है, बायोस्फीयर। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, तीनों जब मिलता है तो एक हमारा नया स्फेयर बनता है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे लाइफ होता है, यानी जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, तो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी सर्वाइव। यानी कि हमारा अर्थ का जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो कौन है, ट्रोपोस्फेयर। या हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। फिर द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द एनवायरमेंट इज, हमारे एनवायरमेंट में जो मेन एनर्जी सोर्स है वो क्या है, सोलर एनर्जी। यानी अगर ये ऑप्शन में सोलर एनर्जी ना देकर सन एनर्जी लिख दे, तो आपको सन को टिक लगाना है, सन एनर्जी को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज यूएनसीईडी। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को हम किसमें मेजर करते हैं, तो वो हाइग्रोमीटर में। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को इसमें मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया टू विच स्पीसीज इज बायोलॉजिकली अडेप्टेड टू लिव इन नोन एज। यानी वो एरिया जहां पे स्पीसीज रहता है, उस एरिया या उस रीजन को क्या कहते हैं, तो हैबिटाट। ठीक है, तो हैबिटाट क्या हुआ है, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज जहां पे वो रहता है, उस एरिया को, उस जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटाट कहते हैं उसका। फिर स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड। यानी कि एनवायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, फिर है कि द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया था, तो अर्नस्ट हैकेल। हालांकि अगर फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाए तो इसका क्या होगा, रिटर। ऑफिशियल में अगर देखा जाए तो इनका नाम जाएगा रीटर। बट रीटर ने इतना अच्छे से ये डिफाइन नहीं किया था, है ना, तो बाद में इकोलॉजी को सबसे अच्छा जो डिफाइन किया वो कौन किया, अर्नस्ट हैकेल। इसीलिए ये जो इकोलॉजी टर्म्स किसके नाम पे जाता है, अर्नस्ट हैकेल के नाम पे। एंड और अगर फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाए तो आपको रीटर टिक लगाना है। फिर एन एग्जांपल ऑफ एन एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें से कौन सा है जो एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, यानी कि सॉइल। ठीक है, बाकी प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट सॉइल इज नॉन लिविंग। द एरिया टू विच स्पीसीज इज बायोलॉजिकली अडेप्टेड टू लिव इन नोन एज, यानी कि वो एरिया जो स्पीसीज अपने आप को बायोलॉजिकली अडेप्ट कर लेता है, जहां पे रहता है, उसको क्या कहते हैं, हैबिटाट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज। एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी क्या मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो इनमें से जितने भी सारे ऑप्शन हैं, और तो ये सभी होंगे, यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें से कौन सा ह्यूमन एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा एक्टिविटीज है जो ह्यूमन से ह्यूमन एक्टिविटीज में नहीं इन्फ्लुएंस होता है, तो वो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं, ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन होता है, यानी ग्राउंड वाटर का जो कमी होता है। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली एट। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो कौन सा स्टेज पे इंपॉर्टेंट होता है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हम चारों स्टेज पे देखते हैं, या फिर हम तीनों स्टेज पे देखते हैं। प्राइमरी स्टेज भी होता है, सेकेंडरी स्टेज भी होता है, और कॉलेज स्टेज में होता है। यानी प्राइमरी स्टेज मतलब कि हम क्लास 1 से लेकर 3 को भी हम ईवीएस पढ़ाते हैं। सेकेंडरी स्कूल में देखें तो हम 11-12 को भी करवाते हैं, और कॉलेज लेवल पे देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी यूजी और पीजी में एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक पेपर होता है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज का एक पेपर होता है।
तो हम इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल स्टेज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ अबाउट 10,000 किलोमीटर इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 थर्मल लेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। अब ये जो 10,000 किलोमीटर के फैला हुआ इस ये जो दायरा है उसमें 4 लेयर्स है ना। तो उस लेयर्स का क्या क्या नाम है, ठीक है, या उसका कैसे होगा? तो वो इसका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 2 1 3। अगर इसका सीक्वेंस देखा जाए तो क्या होगा? फर्स्ट होगा ट्रोपोस्फेयर, फिर क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर, फिर क्या होगा? मेसोस्फेयर, फिर क्या होगा? थर्मोस्फेयर। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्चुअल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स ऑफ मैटर। इसमें से कौन सा कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का जो कि इफेक्टिव ट्रांसपोर्टर है मैटर का, यानी पदार्थ का ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो इसमें कौन है? एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में सबसे ज्यादा आपको मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा या ट्रांसपोर्टर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर हमारा कैसा है कि द थिन सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मीडियम हिंदी है, बट हम यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास एक सजेशन है कि प्लीज आप इसको देखिए, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपको हिंदी में ही मिले, आपको कंटेंट हिंदी में मिले। कुछ आप इंग्लिश में भी पढ़ लो तो वो आपको आसानी होगा, क्योंकि आपका जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो उसमें आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा ना कि आप हिंदी में है या इंग्लिश में है, बस आपको कंसेप्ट को याद रखना है और जानना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि सर तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं और हमें हिंदी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, हम साथ में हिंदी भी बता रहे हैं उसका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और पढ़िए, समझिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर क्या है कि द थीन सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। बायोस्फीयर हमारा क्या है? बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल। तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल एक बहुत पतला सा लेयर है, किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, हमारे अर्थ सरफेस का, जिसमें लिविंग थिंग्स होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्चुअल स्फीयर ऑफ द एनवायरनमेंट इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैटर। इसमें से कौन सा स्फीयर है हमारे एनवायरनमेंट का जिसमें मैटर का बहुत कम कैपेसिटी होता है स्टोर करने का? तो वो क्या है? एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गैसेस पार्टिकल्स है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर को हम स्थल मंडल कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर को हम जल मंडल कहते हैं, और बायोस्फेयर को हम जीवमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द हाइड्रोस्फीयर। इसमें से कौन सा एग्जांपल है जो कि हमारे हाइड्रोस्फीयर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है? इंपैक्ट मतलब प्रभावित करता है। तो वाटर पोल्यूशन। अब हाइड्रोस्फीयर जो है वो रिलेटेड किससे? वाटर से। तो यहाँ पे सबसे मेजर कॉज क्या है? वाटर पोल्यूशन है। फिर है वेदर अकर्स इन द अर्थ। वेदर जो है वो हमारे अर्थ में, पृथ्वी में अकर करता है, या कहाँ पे ये घटना होता है आपको देखने को मिलेगा? तो सारा ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो हमारा अर्थ का हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर का हमारा जो फर्स्ट लेयर है क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। तो जितना भी आपको वेदर यानी कि मौसम से जुड़ा घटना हुआ, बारिश हुआ, ठीक है, ये सब जितना भी बिजली कड़कना, है ना, बादल फटना, बादल गरजना, तो जो भी हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख रहे हैं, पर्यावरण के घटना को देख रहे हैं, या फिर वायुमंडल की घटना को देख रहे हैं, ठीक है, या मौसम से रिलेटेड जो भी घटना को देख रहे हैं, तो वो हम सारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देख रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में ये सब आपको नहीं मिलेगा, वो सारा किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बायोस्फेयर इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द। बायोस्फेयर यानी जीव मंडल जो टर्म है, शब्द है, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या है? ए स्मॉल जोन ऑफ अर्थ वेयर द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर कम इन कांटेक्ट विद वन अनदर। मतलब कि एक ये स्मॉल अर्थ का, एक पृथ्वी का एक छोटा सा स्मॉल जोन है या क्षेत्र है, जहाँ पे हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर तीनों को हम कांटेक्ट करते हैं, यानी तीनों को मिलाते हैं, ठीक है, यानी तीनों सम्मिलित होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म इकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ये अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, अर्नस्ट हैकेल। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है ना। यानी वो स्टडी जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग के इंटरैक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी।
अब है इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम जो है वो क्या है, तो ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजिशन एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट, वो हमारा क्या इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र आप सभी को पता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, क्योंकि पिछले एक दो वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से इकोसिस्टम को पढ़ाया है। तो आप प्लीज एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोस पे गो थ्रू कीजिए और एक बार देखिए आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द एनवायरनमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, वो वैसा एनवायरनमेंट या वैसा पर्यावरण जिसे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, तो उस टाइप के पर्यावरण को हम क्या कहते हैं, या वैसे एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। और हमने पहले भी पढ़ा है कि एनवायरनमेंट जो है दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड। मैनमेड को ही हम एंथ्रोपोजेनिक या आर्टिफिशियल कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि जिसको ह्यूमन के द्वारा यानी मानव के द्वारा उसे चेंज किया जा सकता हो या मॉडिफाई किया जा सकता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन है जो कि सत्य नहीं है, सच नहीं है। तो इसमें सी यानी एनर्जी इज रिसाइकल्ड इन एन इकोसिस्टम, हम एक इकोसिस्टम में एनर्जी को ठीक ना रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत ट्रू नहीं है, बाकी इसमें से जितना भी बात है सारा सही है। नेक्स्ट है कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ इन एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम को चलाने के लिए कौन सा फोर्स यूज होता है, तो सोलर एनर्जी। हमारे इकोसिस्टम में सबसे बड़ा कौन ड्राइविंग है, सोलर एनर्जी। अगर सन होगा ही नहीं, सन से लाइट आएगा ही नहीं, तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट है कि फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट, यानी इकोसिस्टम में फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, बोथ ऑफ दिस, यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में इसमें से कौन सा जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक मतलब अजैविक तत्व, तो ये ह्यूमस, ह्यूमस किस में होगा, सॉइल में होगा। बाकी बैक्टीरिया लिविंग है, यानी बायोटिक होगा। प्लांट लिविंग है, बायोटिक होगा। फंगाई क्या है, लिविंग है, बायोटिक होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ह्यूमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल प्रोड्यूसर एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सबसे पॉसिबल प्रोड्यूसर कौन सा है, तो वो क्या है, प्लांट है, क्योंकि ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि हम सभी जितने भी कंज्यूमर है सब किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, ठीक है, या फिर उसके एक्सक्रेटा को फीड करते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, तो वैसे हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है। फिर है ए ट्रॉपिक लेवल रेफर्स टू, ट्रॉपिक लेवल जो है वो क्या होता है, तो इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, एन ऑर्गेनिजम्स पोजीशन इन इकोसिस्टम, यानी कि एक इकोसिस्टम में कोई कौन ऑर्गेनिजम्स का क्या पोजीशन है फूड चेन में, तो उसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, यानी उसका पोजीशन को किस पोजीशन पे है ना। यानी अगर हम फूड चेन की बात करें तो T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है, T5 होता है। तो किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम कितना टॉपिक लेवल हो सकता है, 5, उससे ज्यादा कभी भी किसी भी इकोसिस्टम में टॉपिक लेवल नहीं हो सकता, यानी पोजीशन नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन अ फूड चेन एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट द, एक फूड चेन में एनिमल क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो इंटरमीडिएट टॉपिक लेवल। ठीक है, एनिमल्स का कहाँ पे जगह है, इंटरमीडिएट टॉपिक लेवल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन डेड प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड, यानी कि जो फूड चेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड प्रोड्यूसर्स ब्रेक डाउन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैसा फूड चेन कहते हैं, तो डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। वैसे फूड चेन को हम क्या कहते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। और हमने पहले भी पढ़ा है कि फूड चेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन, है ना। फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट कहाँ से होगा, ग्रीन प्लांट से, ठीक है, और जाएगा कहाँ तक, हर्बीवोरस तक, माने शाकाहारी जीवों तक। और डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होगा किससे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि डिकम्पोजर से, और खत्म भी कहाँ पे होगा, डिकम्पोजर के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूड चेन स्टार्ट्स विद, फूड चेन जो स्टार्ट होता है कहाँ से होगा, प्रोड्यूसर से। ठीक है, फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होगा प्रोड्यूसर से हमेशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, इन अ फूड चेन ह्यूमंस आर, फूड चेन जो है वो, ठीक है, एक फूड चेन में ह्यूमंस का स्थान कहाँ पे है, वो क्या है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोथ, है ना, यानी कि ह्यूमन क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर है। विच वन इज ए करेक्ट फूड चेन, इनमें से कौन सा है तो करेक्ट फूड चेन है, तो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन एंड फिश, क्योंकि
फर्स्ट में क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन फीड करेगा, जू प्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन को कौन फीड करेगा, फिश। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, ये कैसा है, एक्वाटिक फूड चेन है ना, यानी वाटर में होगा ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए फूड वेव कंसिस्ट ऑफ, एक फूड वेव जो होता है वो उसमें क्या होता है, तो वो एक क्या है, इंटरलॉकिंग फूड चेन है, यानी ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव, यानी इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेव। फूड वेव मतलब जैसे फूड चेन होता है वो खाद्य श्रृंखला, और फूड वेव का मतलब क्या होता है, खाद्य जाल, है ना, या आहार जाल, जो भी आप बोलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फूड वेव्स आर, वेव्स क्या है, तो फूड वेव क्या है, इंटरकनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ फूड चेन, यानी अलग अलग फूड चेन को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उस तरह के इंटरकनेक्टेड फूड चेन के अरेंजमेंट को हम फूड वेव कहते हैं, यानी आहार जाल या खाद्य जाल कहते हैं। फिर पिरामिड ऑफ नंबर इज गिवन बाय, पिरामिड ऑफ नंबर जो है, ठीक है, ये किन्होंने दिया था, तो एल्टन, चार्ल्स एल्टन, ये आपको याद रखना है, इसे क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, चार्ल्स एल्टन, इसीलिए हम एल्टोनियन पिरामिड भी इसको बोलते हैं। और ये कब 1927 में दिया था, 1927 में, ठीक है। फिर विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट होता है, मतलब सीधा होता है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा सीधा होगा, यानी इसका जो पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, अपराइट होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी कभी भी रिवर्स नहीं होता है, ठीक है। और क्योंकि एनर्जी हमेशा जो भी इकोसिस्टम में जाएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी होगा, वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, ये लीनियर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एन इकोलॉजिकल पिरामिड रिफर्स टू द, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उसमें क्या क्या होता है, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी भी उसमें होगा, पिरामिड ऑफ नंबर भी होगा, और पिरामिड ऑफ बायोमास भी होगा। फिर है एन इकोसिस्टम में नॉट अंडरगो चेंजेस बिकॉज, एक इकोसिस्टम में इसमें से कौन कौन सा चेंजेस, मैंने कौन कौन सा चेंजेस जो है नहीं हो सकता, तो ये क्या है कि इट इज एन स्टेट ऑफ होम्योस्टेटिस, यानी ये कैसा है, होम्योस्टेटिस है, ठीक है, यानी एक इकोसिस्टम जो है वो अपने आप को अपने अनुसार से ढाल लेता है, यानी अपने आप को अपने हिसाब से वो चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है। अभी क्या, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, हमारे इकोसिस्टम में या किसी एक इकोसिस्टम में एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये क्वेश्चन जो है वीवीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, है ना। The primary producer in an forest ecosystems are, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ट्री एंड प्लांट, यानी वैसे ट्री और प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस करने का प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और उसे हम ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं, क्योंकि सन के लाइट से, सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेजर्ट अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ कोल्ड डेजर्ट, इसमें से कौन सा डेजर्ट है जो कोल्ड डेजर्ट में नहीं आता है, तो ये कौन सा है, मजावा डेजर्ट, ठीक है। द डार्कर जोन इन लेक वेयर लाइट पेंट्रेशन इज नेग्लिजिबल इज कॉल्ड, मैंने वो किसी भी लेक का सबसे डार्कर जोन, मैंने वैसा जोन जहां पे सनलाइट पेंट्रेट नहीं होता या सनलाइट वहां तक नहीं पहुंचता, तो उस जोन को हम क्या कहते हैं, बेंथिक जोन। नाम में क्या है, बेंथिक, बेंथिक मतलब बेंथोस, यानी बॉटम में, ठीक है, क्योंकि लाइट उतना उतना दूर तक, यानी उतना नीचे पेंट्रेट नहीं हो पाता है। The zone of sea lying over the continental shelf is known as the नेरेटिक जोन, यानी कि किसी भी सी में जो लाइट है, किसी भी सी में, यानी द जोन ऑफ सी लाइंग ओवर द कॉन्टिनेंटल सेल्फ, यानी कि वैसा जोन जहाँ पे सी का कॉन्टिनेंटल सेल्फ जहाँ पे होता है, सी में, समुद्र में, उस जोन को हम क्या आपको बोलते हैं, नेरेटिक जोन। फिर है कि टेंडेंसी ऑफ pollutants to become concentration in successive tropic level known as, मैंने ऐसा टेंडेंसी जिससे किसी भी ट्रॉपिक लेवल में पॉल्यूटेंट्स अगर उसमें कंसंट्रेट हुआ तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ता जाता है, अगर उसका सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल बढ़े तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि फूड चेन में अगर टॉक्सिसिटी आ गया तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर इस प्रोड्यूसर के पास है, मान के चलिए प्रोड्यूसर के पास कितना है, 1 ppm है, टॉक्सिसिटी कितना, 1 ppm, तो जैसे जैसे ये आगे सक्सेसिव लेवल की तरफ बढ़ेगा इसका पीपीएम जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 ppm भी हो सकता है। तो तो इस तरह से हम इस प्रोसेस को क्या वो कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूट्रोफिकेशन इज, चलिए आज हम इतना ही करते हैं, हमारे पास 500 का क्वेश्चन है, तो आज हमने कितना टोटल 63 क्वेश्चंस को किया है इस वीडियोस में,
ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।